एज अ सेकंड जनरेशन ऐसी क्या एक चीज है जो फर्स्ट जनरेशन से आप अलग कर रहे हो और वो इम्पैक्ट आ रहा है बिजनेस पे? ओनली द प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, रिन्यूएबल होना चाहिए कि चलो डायमंड जो भी हम कट एंड पॉलिश कर रहे हैं कैसे सोलर एनर्जी से कर पाए, जो भी वाटर यूज कर रहे हैं कैसे उसको रिसाइकल कर पाए, तो वो सारी चीज हमने बिजनेस में ऐड की। हमने एक डिवीजन अलग स्टार्ट किया है, व्हिच इज डूइंग रिसर्च ऑन सेमीकंडक्टर। अगर ये बूम आ गया इंडस्ट्री में तो जो भी लैब ग्रोन के डायमंड के मशीन्स यहाँ चल रहे वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे सेमीकंडक्टर में। आप लोग के फैमिली में बिजनेस में एंटर करने से पहले आपको 1 महीने का वनवास काटना पड़ता है एंड यू आर द फर्स्ट वन जिसने वो काटा था। एक्सपीरियंस भी बताओ और वो क्या चीज है वो भी बताओ। હાલમાં 1 મહિના પહેલા અમે જે એક્સપિરિયન્સ કરવા બહાર ગયા હતા 1 મહિના માટે, તે બદલ જે મારી લાઈફ કંઈ પણ થયું મહિનામાં એ હું જસ્ટ શોર્ટમાં તમને સમજાવવા માંગુ છું। वर्ल्ड तो देखा नहीं था, पैसे कभी किसी से मांगे नहीं थे, रिजेक्शन स्टार्ट हुआ, चलो निकलो क्या काम है आपका, ऐसे नहीं होता। तो पता चला कि बट आप ढोलक के सरनेम लेके गए थे? नहीं, अलाउड नहीं है। नहीं था। तो डैड की और अंकल की जो लेगेसी है वो काफी टाइम डर भी हमें पैदा करती है। बिना ढोलकिया उन्होंने मेरी सैलरी 1600 रुपए तय की, तो पता चल गया मेरी वैल्यू क्या है। मेरे को डायमंड बोर्स दिमाग में आता है, 3200 करोड़ इस पे इन्वेस्ट किया। सोशल मीडिया पे बहुत हाइप क्रिएट हो गई है कि इट्स अ फ्लॉप। व्हाट इज योर थॉट? इन गोइंग फ्यूचर कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि मार्केट यहाँ ट्रांसफर होगा। लैब ग्रोन डायमंड ये आया कहाँ से? तो जी करके जनरल इलेक्ट्रिक, उन्होंने 1950s और 60s में पहला डायमंड बना चुके थे वो लोग। बट वो डायमंड बनाने में जो एनर्जी यूज हुई थी दैट इज मोर देन द नेचुरल डायमंड्स कॉस्ट। 2000 के आसपास जहाँ रशियन एंड चाइनीज वर आल्सो वर्किंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी। फिर आया वो इंडिया में। सो अराउंड 2006-7 में काफी ग्रोवर्स यहाँ जो लोकल है उन्होंने ट्राई किया कि कैसे ग्रो कर पाए एंड दे क्रैक द रेसिपी। 2015-16 वाज द टाइम कि वो पूरे वर्ल्ड में बूम हुआ। इतना लैब ग्रोन डायमंड्स फेमस हो रहा है, वायरल हो रहा है, क्या रियल डायमंड्स अपनी वैल्यू लूज कर रहे हैं इसको लेकर? कितना यूज करते हो दिन में एआई, चैट जीपीटी? हाईएस्ट यूज होता है एआई हमारे में, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग ऑल द टेक्नोलॉजी। लोग तो चाहिए ही चाहिए, वरना तो इतने लोग नहीं मिलेंगे जितना मार्केट आगे बढ़ रहा है। Welcome to yet another podcast, guys. And today we are not gonna talk about success. Today we are gonna talk about a billionaire mindset. Rajesh bhai in the house. How are you, Rajesh bhai? I'm fine. How are you? I'm amazing. Just had a beautiful international trip to Japan. Tell me one thing. You are a second generation entrepreneur. Correct. How does it feel like to be the first person of that second generation? Correct, you're right. I'm from the second generation, but I rank second. So I have one elder brother with me, who is the eldest of our family, of our generation, and I'm the second one. कौन है, उनका नाम क्या है? So Hasu bhai is my elder brother. He's my real brother. ठीक है. And I'm the second. तो आपका मेजर फैमिली बिजनेस इज इनटू डायमंड, विच वी आर गोना टॉक अबाउट टुडे। हमारा पॉडकास्ट का महत्व ये है कि जो पर्सन जिस फील्ड में एक्सपर्ट होता है हम उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं, ताकि एक यूजर या एक हमारा व्यूअर वो बिजनेस को चालू करने के लिए उसको क्या क्या एक पूरा ब्रेन मैप क्या चाहिए होता है या पूरा बिजनेस प्लान चाहिए होता है, तो ये पॉडकास्ट से पूरा का पूरा उसको पता चल जाता है। ठीक है, तो आप तो बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस में हो, एविएशन में हो, रियल एस्टेट में हो, डायमंड में हो। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग बट विल कीप डायमंड एज द कोर। ठीक है राजेश भाई, पहले तो मेरे को ये बताओ, how does it feel being in a joint family and where you stay there are 64 members? How does it feel like? कभी ऐसा लगता है यार ये तो zoo है? बचपन से ही जॉइंट फैमिली, हम जॉइंट फैमिली में ही रहे हैं। हाँ जी। So nothing like zoo. It's a amazing experience that we are having every day. जो लोग रहते हैं उनको ज्यादा पता रहता है, जो अकेले रहते हैं उनको ये नहीं पता कि लोग क्या मिस आउट कर रहे हैं। Absolutely. बट अगर हम जॉइंट फैमिली की बात करें तो हमें ना कोई फ्रेंड्स ढूंढने जाना पड़ता है, क्योंकि फैमिली में हमारे एज के फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो एक ग्रुप भी बनता है, एक बॉन्डिंग भी रहता है, और साथ में रहने का मजा ही अलग है। वो आप रहेंगे तो ही आपको पता चलेगा। ऐसे कुछ रूल्स है जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं, एवरीवन एज एन इंडिविजुअल? रूल्स काफी है, पर हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें या हम उसको स्ट्रिक्टली नहीं मानते, क्योंकि वो रूल्स को हमने अपने डीएनए में डाल दिया है।
जैसे वी डोंट डू ड्रिंक, नो अल्कोहल, टोबैको, तो कोई बैड हैबिट नहीं करना है। वाओ, तो ऐसे एक रूल्स है जो फोर्सफुली नहीं डाले पर डीएनए में चले गए हैं। Correct. अगर कोई मुझे फोर्सफुली बोले तो भी वो मन नहीं होता मन नहीं करने का। होता। और फिर एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो चुका है फैमिली में कि लोगों को वो डायरेक्शन में जाने का मन भी नहीं होता, क्योंकि उसके अलावा काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आप शौक कर सकते हैं, हम वो शौक करते हैं। एब्सोल्युटली। आपके फादर हिम्मत भाई, सावजी भाई, आपके चाचू, Yes. उन और दूसरे दो बड़े भैया, दूसरे दो बड़े चाचू, इन लोग ने ऐसा क्या लाइफ में आपको सिखाया जिससे इतना क्रेजी इम्पैक्ट आया आपके लाइफ में? एक वो ऐसी क्या चीज है? अगर हम इफ़ वी लुक एट आवर पेरेंट्स, तो उनके टाइम में द हार्ड वर्क वाज द ओनली ऑप्शन। ओके, सो जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल जाते थे, तब हम देखते थे कि हम जब रात को सोते उससे पहले पापा चले जाते थे, और रात को अब सुबह जब उठते उससे पहले पापा ऑफिस चले जाते, तो उनको हम देखते भी नहीं थे। तो तब ऐसा था क्योंकि उनका पढ़ाई भी नहीं थी, 4 स्टैंडर्ड तक सब चाचा मिलके 4th स्टैंडर्ड तक सब पढ़े। तो एक ही था कि हार्ड वर्क करके पैसे कमाना है। तो उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है जो जिनमें से हम सीखे हैं कि हार्ड वर्क के देयर इज नो अदर ऑप्शन टू द हार्ड वर्क। करेक्ट। फिर एक जनरेशन चेंज हुआ, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ा, तो उन्होंने हमको एजुकेशन दिया, एमबीए तक की डिग्री दिलवाई। तो नाउ विद हार्ड वर्क वी आर डूइंग स्मार्ट वर्क। ओह नाइस। करेक्ट। सो एट दैट पॉइंट वी वर ओनली इन इंडिया डूइंग द बिजनेस। अभी जैसे हम नेक्स्ट जनरेशन ज्वाइन हुई तो अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। चलो, वंडरफुल। एज अ सेकंड जनरेशन, ऐसी क्या एक चीज है जो फर्स्ट जनरेशन से आप अलग कर रहे हो और वो इम्पैक्ट आ रहा है बिजनेस पे? गुड इम्पैक्ट। यस, करेक्ट, गुड इम्पैक्ट ही होगा। एज आई सेड, फर्स्ट जनरेशन ने तो काफ़ी काम किया, बट जैसे हमने इंटरनेशनल एक्सप्लोर किया तो पता चला कि ओनली द प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, रिन्यूएबल होना चाहिए। तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट प्रोडक्ट। ओके। कि डायमंड तो चलो सब लोग बेच रहे हैं, पर वो डायमंड का अर्थ के साथ इम्पैक्ट क्या हो रहा है। ओके। तो नेक्स्ट जनरेशन Social impact. सोशल इम्पैक्ट, तो हमने नेक्स्ट जनरेशन ने ये ट्राई किया कि चलो डायमंड जो भी हम कट एंड पॉलिश कर रहे हैं कैसे सोलर एनर्जी से कर पाए, जो भी वाटर यूज कर रहे हैं कैसे उसको रिसाइकल कर पाए। तो वो सारी चीज हमने बिजनेस में ऐड की, वाओ। अपार्ट फ्रॉम सेलिंग अ डायमंड। तो क्लाइंट के अंदर एक नया इम्पैक्ट आया वापस कि ये लोग सिर्फ डायमंड नहीं बेच रहे या कुछ नहीं कर रहे, साथ में अर्थ, एनवायरमेंट और उसका भी ध्यान रहे, नेचर का ध्यान रख के कुछ भी काम कर रहे हैं। तो एक नया इम्पैक्ट हमने क्रिएट किया। व्हाटएवर यू आर लर्निंग, वो जो भी पढ़ाई है, जितना भी आपने सीखा, वो सब आप बिजनेस में डाल के उसको एक और इम्पोर्टेंस एक अलग लेवल पे दे रहे हो। वंडरफुल। इंटरनेशनल पे तो हम ले ही गए थे उनको, जो लोकल चल रहा था वो बिजनेस को हम इंटरनेशनल ले गए। उसके साथ हमने ये इम्पैक्ट किया कि भाई वंडरफुल यार राजेश भाई। रिन्यूएबल कैसे बनाए। एक बहुत फनी चीज मैंने सुनी, एंड एट द सेम टाइम इट्स इंटरेस्टिंग आल्सो, राइट, दैट आप लोग के फैमिली में बिजनेस में एंटर करने से पहले आपको 1 महीने का वनवास काटना पड़ता है। यस, ठीक है, उसके बारे में बताओ क्या है। एंड यू आर द फर्स्ट वन जिसने वो काटा था। तो एक्सपीरियंस भी बताओ और वो क्या चीज है वो भी बताओ। अगर अब सब ब्रदर्स की बातें करें तो हमें डांटते कि ऐसा क्या करके आया कि ये वनवास शुरू हुआ। तो शुरू हुआ कि मैं स्टोरी बता देता हूँ बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में। हम लोग लंदन गए थे और चाचा, सऊजी चाचा, हम सब कजिन्स को साथ में रखते हैं कि हमको थोड़ा इंग्लिश आता है, इंग्लिश बोलते हैं तो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो रेस्टोरेंट में हम लोग डिनर के लिए गए और जब चाचा साथ में रहते हैं तो फिर पैसा कहाँ देखना है, जो मजा आया ऑर्डर करो। तो सारी चीज ऑर्डर की, हमने डिनर किया। डिनर के बाद एक ऐसा फैमिली में रूल्स है कि सब गैस करते हैं कि कितना बिल आया होगा, कितना बिल आया होगा। बिल काफी ज्यादा आया था। पता चला पापड़ 4 पाउंड का है। 4 पाउंड का पापड़ अगर आज देखो तो 400 रुपए हुए। 400 रुपए का। तो चाचा ने बोले पापड़ कौन मंगा रहा है? बोलते हमने मंगाया। कितने का है? तो बोलते हैं वो तो कहाँ देखना है, आप थे तो हमने मंगा लिया। तब से उनको माइंड में पता चला कि इनको पैसे की तो वैल्यू करवाना चाहिए, क्योंकि अब तक पैसे की वैल्यू है नहीं, इसीलिए ये खर्च कर रहे हैं। तो वहां से पता नहीं उनको माइंड में ऐसा कुछ आइडिया आया कि इनको बिना पैसे कोई सिटी में भेज दो 1 महीना, तो पता चल जाएगा कि पैसा क्या होता है, लोग क्या होते हैं। तो वैसे करके स्टार्ट हुआ। तो आप कौन से शहर में गए? जैसे हम इंडिया वापस आए विद इन अ मंथ। आपको पहले तो पापड़ से नफरत हो गई होगी ना? क्या पापड़ नहीं खाऊंगा यार मैंने, मेरा पूरे फैमिली और ब्रदर्स कोई पापड़ नहीं खाता। ये पापड़ सामने आता है तो ये सारी चीज याद आ जाती है। तो काफी टाइम मस्ती करते कि ये पापड़ कौन पापड़ बनाया। तो फिर जैसे हमारा चांस, मेरा जब चांस आया कि हम इंडिया आए तो बोलते नहीं, जाना तो है सबको,
पर अच्छा पार्ट ये था कि वी वर 3 कजिन्स टुगेदर। तो एक ब्रदर है धर्मेश, पिंटू एंड देन मी राजेश। तो हम तीनों ने अलग अलग सिटीज ली। ओके तो एक कॉन्फिडेंट था कि चलो तीनों साथ कर रहे हैं, अलग अलग जा रहे बारे में हैं, तो एक दूसरे को थोड़ा कॉन्फिडेंट दे रहे, ये वो करके हम चल रहा था। तो मैं बड़ौदा गया, तब तो क्या है, लंदन घूम के आए तो लगता है कि चलो मैकडोनल्ड में जाएंगे, पिज़्ज़ा हट में जाएंगे और बोलेंगे मुझे नौकरी चाहिए और दे देंगे। वर्ल्ड तो देखा नहीं था, पैसे कभी किसी से मांगे नहीं थे। रिजेक्शन स्टार्ट हुआ, चलो निकलो, क्या काम है आपका, ऐसे नहीं होता। तो पता चला कि बट आप ढोलक या सरनेम लेके गए थे? नहीं, अलाउड नहीं है नहीं था। पता चला ढोलक या सरनेम निकल गया तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, ओके कोई आपको पूछेगा भी नहीं। काफी स्ट्रगल किया, पता चला बिना ढोलकिया उन्होंने मेरी सैलरी 1600 रुपये तय की। तो पता चल गया मेरी वैल्यू क्या है, राइट। इफ आई रिमूव माई ढोलकिया फैमिली फ्रॉम इट। तो वही 1600 सी नौकरी से मैंने स्टार्ट किया एज अ वेटर। वाओ। यस। और फिर पता चला कि वेटर करते वक्त लोग आपसे कैसे बात करते हैं, कैसे बुलाते हैं, विद नो रिस्पेक्ट, राइट? वेटर लेवल, एंड दैट टू बिफोर 25 ईयर्स। तो तब तो कुछ वैल्यू थी नहीं, तो लोग कैसे भी आपको बुलाते। तो इन शॉर्ट ये सारा करने के बाद ये पता चला कि पैसे क्या है। कि अगर 50 रुपए भी कमाना है तो क्या है 50 रुपए, कि हाँ 1 घंटे की मेहनत है। तो हर एक पैसे की वैल्यू पता चल गई, लोगों की वैल्यू पता चली। क्योंकि हम अगर बिजनेस में आते तो टॉप लेवल पे बैठ जाएंगे, तो पता नहीं चला कि बॉटम लेवल पे वो लोग क्या सोच रहे हैं। तो वो सोच स्टार्ट हो गई कि भाई चलो आप तो टॉप लेवल पे बैठे, पर जो डाउन लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उसकी सोच क्या है, वो कौन से थॉट प्रोसेस से काम कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है। तो सारी चीज़ थॉट्स ऑटोमेटिक माइंड में आते रहे। तो एक लोगों के प्रति बोलने की आदत बदल गई, उनसे रिस्पेक्ट से बुलाना स्टार्ट हो चुका, पैसे की वैल्यू पता चली। ये सब चीज़ जानने को मिला। तो ये कहावत सही है, जब लात पड़ती है ना तभी रियलाइज होता है उस चीज का महत्व क्या होता है। और ये पता चल गया मुझे इन लाइफ, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आई तो मैं सरवाइव कर पाऊंगा, वरना तो एक कॉन्फिडेंट ही क्रिएट नहीं होता। वो कॉन्फिडेंट ये 1 महीने में आया कि इन लाइफ पता नहीं कब क्या हो सकता है, तो कुछ भी हुआ आई कैन सर्वाइव बाय माई सेल्फ टू एट एनी पॉइंट। दैट्स एन अमेजिंग थिंग टू हियर। आप सूरत से हो, यस, ठीक है, एंड सूरत में बहुत क्लैश होते रहते हैं, गुज्जू माइंडसेट वर्सेस मारवाड़ी माइंडसेट। हाँ, ठीक है, तो आपको क्या लगता है दोनों के माइंडसेट में डिफरेंस क्या है, और दोनों का एक एक माइंडसेट वो क्या है जो बहुत जोरदार आपको लगता है? क्लैश तो मैं नहीं मानता। हम तो मैं और अगर काठियावाड़ी और मारवाड़ी बोले तो हम तो सेम थॉट प्रोसेस से जा रहे हैं, हम तो ऐसा सोचते हैं। वाओ। क्योंकि ऑल आर ज्वेलर्स हु हैज bought Kishna franchisee are all Marwadis. Oh wow. Yes. Kishna is your one of the business जो franchise model में है। Yes. So Kishna के अभी around 150 stores हैं पूरे इंडिया में। Okay. And around 1600 जगह पे outlets हैं। Wow. So Kishna is the biggest brand जो natural diamond jewelry बेचती है। Correct. तो उसके सारे क्लाइंट्स जो स्टोर ले रहे हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल ले रहे हैं, वो मारवाड़ीज है। और हमारा मारवाड़ी के साथ बहुत अच्छा नाता है, बहुत अच्छा, क्योंकि वो भी बिजनेस थॉट प्रोसेस से काम करते हैं, हम भी वही बिजनेस थॉट प्रोसेस से काम करते हैं। तो एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन गया है। चलो वंडरफुल। टॉकिंग अबाउट, आपने डायमंड बोला तो मेरे को डायमंड बोर्स दिमाग में आता है। इट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी। 2500 करोड़, यस, ठीक है, उस पे इन्वेस्ट किया। एंड ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत हाइप क्रिएट हो गई है कि इट्स अ फ्लॉप। यस। व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? अगर हम एट प्रेजेंट की बात देखें, क्योंकि जब से एसडीबी बना, ये हुआ क्या, मतलब इसमें 3 चीज मैंने सुनी, मैं आपको बताता हूं, फिर आप बताइए। यस प्लीज। पहली चीज, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के बाद ये चल क्यों नहीं पाया? दूसरा, एक पर्सन ने इनिशिएट लिया था उसको 40-50% पूरा लेने का, फिर उसने वो सर जी ने उसमें बिजनेस चालू किया, बट वो बॉम्बे से इधर सूरत शिफ्ट किया तो वो बिजनेस चला नहीं, सो दे अगेन मूव बैक टू बॉम्बे। एंड तीसरी चीज दैट योर फैमिली इज नाउ टेकिंग ओवर सम पार्ट ऑफ दैट। सो ये सारे एक रूमर्स है, ये टॉक्स है जो सोशल मीडिया पे जो मैंने आपके सामने रखे। अब आपके थॉट्स क्या है वो बताओ। करेक्ट, माय थॉट विल बी वेरी क्लियर। एक ही ऐसी चीज थी कि सब मिलके सूरत से हम कैसे डायमंड बेच पाए, उसकी एक ट्राई कर रहे थे। हाँ जी। क्योंकि अगर कटिंग एंड पॉलिशिंग यहाँ हो रहा है तो हम सेल्स भी यहाँ कैसे क्यों नहीं कर पाए। बराबर। यही एक थॉट प्रोसेस था।
सभी ने अपने हिसाब से ट्राई किया, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ पर जैसे एक कंपनी आई, उन्होंने ट्राई किया कि चलो मैं कैसे सूरत पे आके ये बिजनेस स्टार्ट कर पाऊँ, अगर स्टार्ट हो चुका तो बाकी सब लोग फॉलो करेंगे। हाँ जी पर डायमंड की सिचुएशन ऐसी थी कि वो नहीं कर पाए। ठीक अगर आप देखने जाए आफ्टर कोविड नेचुरल डायमंड की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं चल रही थी। बराबर तो अगर जब सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आप मूव नहीं कर पाएंगे एक सिटी से दूसरी सिटी। करेक्ट ये तो कब होगा जब मार्केट में इतना तेजी चल रहा है, नए लोग डायमंड खरीद रहे हैं, तब जाके अगर शिफ्ट हो तो अच्छी बात है। करेक्ट तो नहीं हो पाया। फिर हमारे जो धुलकिया फैमिली है दूसरी, गोविंद काका, उन्होंने हाथ में लिया कि चलो ना लेट अस ट्राई, क्योंकि डायमंड इंडस्ट्री में क्या है, सब लोग मिल के काम करना चाहते हैं। हाँ जी तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, या धुलकिया फैमिली वो ट्राई कर रही है कि डायमंड बूस्ट, सूरत डायमंड बूस्ट में लोग वापस कैसे आए और ये स्टार्ट कैसे हुए। मैं चाहता हूँ कि आज नहीं हुआ, कल नहीं होगा, पर इन गोइंग फ्यूचर कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि मार्केट यहाँ ट्रांसफर होगा। क्या आपको लगता है कनेक्टिविटी यस, इज द मेजर इशू Correct. बिकॉज ऑफ द सेल्स? सो अभी कनेक्टिविटी नहीं है, आने वाले सालों में आप देख रहे हैं कि काफ़ी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, करेक्ट होटल्स आ रही है, तो सारी फैसिलिटीज जब क्रिएट होगी उसके साथ ही डायमंड बूस्ट भी चलेगा। आपके हिसाब से कौन से ऐसे 5 कंट्री है ओके, जो सूरत एज अ सिटी को अर्जेंट या इनिशियल Yes. बेसिस पे फटाफट फ्लाइट्स चालू करनी चाहिए जिससे डायमंड बोर्स को सेल्स के लिए इंक्लिनेशन मिले? करेक्ट। एक तो दुबई की जो कनेक्टिविटी है वो मिल गई हमें, हाँ बेल्जियम की हमें चाहिए, हाँ यूएस की कनेक्टिविटी चाहिए, भले वो वाया दुबई या कुछ भी, तो यूएस की Okay. कनेक्टिविटी भी यहाँ से अगर मिल जाए। ओके हांगकांग एक बड़ा मार्केट है ओके और चाइना एक अच्छा मार्केट है। चाइना तो अच्छा अगर चारों तरफ या पांचों तरफ की फ्लाइट कनेक्टिविटी सूरत से अगर मिल जाए तो 100% क्लाइंट वहां से डायरेक्ट सूरत आ पाएंगे ओके और यहाँ से बिजनेस कर पाएंगे। बिजनेस कर पाएंगे। यस, बट कनेक्टिविटी इज नॉट द प्रॉब्लम। कनेक्टिविटी के साथ होटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी रेडी होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि गुजरात बीइंग अ ड्राई स्टेट is alcohol or party plays a very important role while doing business in this field? अगर हम डायरेक्ट बॉम्बे से कनेक्ट करें हाँ तो जी डेफिनेटली दैट गुजरात इज लैकिंग बिहाइंड इन दैट एरिया। हाँ जी पर ऐसे हम भी अल्कोहल को प्रमोट नहीं करते। राइट वी फाइंड नहीं, इट मैं अ आपको गुड वे, promotion की वी बात फाइंड कर नो रहा वी फाइंड इट अ गुड वे कि चलो वो नहीं है फिर भी बिजनेस हो रहा है बिजनेस हो रहा और होगा, है। राइट क्योंकि हमारी कंपनी में या हम लोग हमारे पैसे से कोई भी कस्टमर क्लाइंट को अल्कोहल या नॉनवेज नहीं खिलाते एब्सोल्युटली राइट। कहीं पे भी। बट क्या होता है कि जब कोई इंटरनेशनल क्लाइंट या कुछ भी आता है तो आप देखते हो जैसे चेन ऑफ मैरिट और एटसेट्रा XYZ दे हैव अ परमिट टू सर्व अल्कोहल और जिसको लेना होता है। यस, तो एक रूमर ऐसा भी है कि डायमंड बोर्स में वो शहर में या वो स्मार्ट छोटे से एरिया या सिटी में वाइन अलाउ किया जाएगा। क्या ये सही है कि ये सिर्फ अफवाह है? अफवाह होगी, मैं ये बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर आई डोंट नो, ये अफवाह हो सकती है। चलो राजेश भाई को सूरत कैसा लगता है? इज इट अ वेरी इजी लिविंग लाइफ या कभी कभार आपको लगता है यार कहाँ रह गया है यार, यहाँ पे तो कुछ नहीं है करने के लिए, चलो यहाँ से बाहर, इतने पैसे नए शहर में धंधा चालू करेंगे? ऐसा तो नहीं है। आई स्टेड इन मुंबई फॉर फ्यू ईयर्स। मैं लंदन रहा 4 साल, 2 साल यूएस रहा, फिर सारा कुछ पैकअप करके मैं सूरत आ गया। सो आई हैव सीन द वर्ल्ड और मुझे ये पता चला कि सूरत आने के बाद डेफिनेटली दिस इज द डेस्टिनेशन दैट आई शुड लिव इन। व्हाई डू यू फील दैट? बिकॉज मुझे भी सेम लगता है। करेक्ट, व्हाई डू यू फील कि सूरत जैसा कुछ नहीं? करेक्ट। द फर्स्ट इज फैमिली और सोशलाइजिंग। ये 2 चीज यहाँ इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि मैं था लंदन में। हाँ, आपके पास सारी फैसिलिटीज है, पर अगर शाम हुई और 4 फ्रेंड्स नहीं है, 3-4 कजिन्स नहीं है और कहीं जा नहीं रहे, किसी को मिल नहीं रहे, तो दैट इज मिस आउट। राइट और अगर हम सूरत में देखें, एज आई सेड, वी स्टे, हम बड़ा घर है हमारा, मोर देन 65 मेंबर्स है, ये तो सारी स्टोरी सबको पता है। तो वो जो हम है, दुनिया में हम कहीं पे भी जाए हम वो मिस ही करेंगे। इसके लिए फॉर मी सूरत इज द बेस्ट प्लेस टू स्टे, राइट। फॉर मी, फॉर माय फैमिली एज वेल। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन योर डैड्स लेगेसी? डैड की और अंकल की, दोनों की, बिकॉज इट्स अ जॉइंट फैमिली, राइट। तो डैड की और अंकल की जो लेगेसी है वो काफ़ी टाइम डर भी हमें पैदा करती है, क्योंकि एक चीज़ है कि उन्होंने इतनी बड़ी लेगेसी क्रिएट की है जिसको हमें मेंटेन करना है। पहले तो चाचा ने बोला आप आगे बढ़ाओ या नहीं बढ़ाओ वो अलग मैटर है, पर जिस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं इसको कभी डाउन मत लाना। राइट तो क्या एक कॉन्फिडेंट भी है और एक डर भी है कि भाई चलो आगे तो बढ़ाना ही है, वो तो बोलेंगे नहीं बढ़ाना है, पर आगे तो बढ़ाना ही है, पर मेंटेन भी करना है।
तो हम राइट नाउ आर 8 ब्रदर्स जो हमें वही प्लान कर रहे हैं कि जो लेगेसी हमारे फैमिली ने क्रिएट किया है, एक नाम क्रिएट किया है, उसको हमें नीचे नहीं लाना है, उसको आगे ही बढ़ाना है। आपको ऐसा क्या लगता है कि डैड को रिटायर कब होना चाहिए या चाचू को रिटायर Yes. कब होना चाहिए? माई डैड एंड 2 चाचूस आर ऑलरेडी रिटायर्ड। ओके, तो रिटायर्ड इन द सेंस बिजनेस से रिटायर्ड है, बट नाउ देर ओनली फोकसिंग ऑन सोशल सोशल इम्पैक्ट्स। 100%। सो सऊजी अंकल का अगर आप देखें तो उन्होंने ऑलरेडी 170 लेक्स बनाए हैं अलग अलग सिटीज में या अलग अलग गांव में। 4 रिवर्स पे वो काम कर रहे हैं। 2.5 मिलियन ट्रीज उन्होंने प्लांट किए। तो वो अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनका डायरेक्ट इफेक्ट बिजनेस के साथ होगा नहीं होगा ये नहीं पता, पर वो नेचर के साथ काम कर रहे हैं, तो नेचर हमें हेल्प करेगी ही business में। वाओ, तो वो भी पापा और 2 चाचू 100% उनका टाइम सोशल में ही डाल रहे हैं। ठीक है। मुझे क्या लगता है यार, इस कलयुग के समय में ना बच्चे लोग बहुत पिताजी के पैसे पे जी रहे हैं, ठीक है। Yes. एंड आई पर्सनली फील दैट पापा को कब रिटायर करना है ये उम्र तय नहीं करती है, उसका बेटा तय करता है। करेक्ट? तो आपका थॉट्स क्या है इस बारे में? हमारा थॉट ये था कि फैमिली के हिसाब से हमारे में जो बच्चा है उसका पापा नहीं डिसाइड करते, उसके अंकल डिसाइड करते हैं। ओके। मेरे में सऊजी अंकल ने डिसाइड किया था। हम्म, तो एट अ रैंडम डे, सरप्राइजिंग, एट अ रैंडम डे सऊजी अंकल के पास 3 अलग अलग जवाबदारी थी। एक रियल एस्टेट था, एक डायमंड मैन्युफैक्चरिंग था और एक रफ परचेस करना था बेल्जियम से। ऑन अ सिंगल डे उन्होंने बोल दिया कि राजेश विल हैंडल ऑल माय रियल एस्टेट, पिंटू विल हैंडल मैन्युफैक्चरिंग एंड धर्मेश विल हैंडल ऑल द परचेस। राइट, और बोल दिया अभी आपको करना है। तो वो ट्रांसमिशन इतना क्विक हुआ, फास्ट हुआ कि घबराहट नहीं हुई आप लोग को? घबराहट से हुई, पर उन्होंने एक शब्द यूज किया था, मैं आपके साथ पीछे हूँ। अच्छा, कुछ भी हुआ, और you are- मोराल हाँ कि है, चलो करो, पर कुछ नहीं कर पाए तो है चाचा को पूछने के लिए। तो ओवर द नेट उन्होंने हमें दे दिया और वो चलने भी लगा। तो ये ट्रांसमिशन बहुत इजी हुआ और हम सब एक अलग अलग जवाबदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर तुरंत काम करने लगे। वरना क्या रहता है, पापा लोग साथ में करते रहते, पता नहीं बेटा कब करेगा नहीं करेगा, और जब बेटे की उम्र आती है तब पता नहीं वो कौन से उम्र पे पहुंच जाता है। करेक्ट। पर हमारे में काफी यंग एज में सऊजी अंकल ने हमें ये सब जवाबदारी दे दी। आपके पूरे फैमिली में सबसे नॉटी आदमी कौन है? ठीक है, कोई तो एक होगा ना सबसे डाया आदमी, और एक होगा जो सबसे नॉटी आदमी, जो ये यार इससे थोड़ा दूर रहे, इसके चक्कर में गाली ही खाऊंगा मैं। इसको नॉटी तो नहीं बोल सकते, बट जो हीथ है, द यंगेस्ट कजिन ऑफ आवर एज, वो अलग लेवल, बहुत क्रेजी आदमी। बहुत अलग लेवल पे। क्या ऐसा चीज करता है जो क्रेजी पानी आ जाती है? वो पता नहीं, उसका नेचर ऐसा है कि एक ही मिनट में आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा और एक ही मिनट में वो डिस्टेंस क्रिएट कर देगा। डिस्टेंस क्रिएट कर देगा। तो गरम खून है ना, यंग ब्लड। यंग, वेरी यंग ब्लड। तो वही तो, और हीथ ऐसा है जो फैमिली में सबको पसंद है। वो सबसे इतना- लाडला होगा ना, लाडला है, तो छोटा है, सबसे लाडला है। कुछ गलती करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बोलेगा। है। वो बोलेगा कि मुझे आज जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज नहीं जाना है, मैं घूमने जा रहा हूँ, तो फैमिली को हाँ जा सकता है तू। और हमारे टाइम में अगर कुछ ऐसा नहीं कॉलेज क्यों छोड़ने में, कॉलेज वो प्यारा है, वो इस तरीके से पूछ लेता है कि लोग उसको हाई बोल देते हैं। हाँ जी। यू हैव एक्सपीरियंस इन मल्टीपल बिजनेस, आपको इतना सारा एक्सपीरियंस अलग अलग बिजनेस में है, ठीक है। अगर कोई बंदे को आज के दिन पे कोई बिजनेस चालू करना है, तो कौन सा वो बिजनेस है कि उसको ये चीज चालू करनी चाहिए, या ये चीज आज ट्रेंड में है या फ्यूचर ओरिएंटेड है? काफी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से हमने एक कंक्लूजन निकाला है कि अगर इंडियन मार्केट हम देखें तो वी सी लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी इज बूमिंग थ्रू आवर एक्सपीरियंस। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने एक फ्रेंड है सागर करके, मेरे साथ पढ़ता था, उसको एक ज्वेलरी गिफ्ट या उसको उसने बाई की लैब ग्रोन की। एक बार उसने ज्वेलरी हाथ में ली तो उसको पता चला ये तो लैब ग्रोन डायमंड है, पर ये तो एग्जैक्ट सेम है और वैल्यू 20-30% ऑफ नेचुरल। तो राइट अवे बोल रहा है कि मेरे सिस्टर के लिए और चाहिए, मेरे मदर के लिए मुझे चाहिए। तो लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी अभी इंडिया में बूमिंग चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो काफी नए स्टोर्स आ रहे हैं, नई ब्रांड्स आ रही है। तो अगर कोई भी यंग जनरेशन जो सस्टेनेबल रिन्यूएबल पे ज्यादा काम करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अर्थ या नेचर को डैमेज नहीं करना चाहता, उनके लिए लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी बेस्ट ऑप्शन। We have a entire segment for lab grown, so we'll talk बहुत डेप्थ में वेरी गुड, ओके। उसके बारे में। बट आप मेरे को एक बात बताओ फैमिली के बारे में। इतना बड़ा बिजनेस, इतने सारे लोग, ठीक है, डिसीजंस बिना झगड़े कैसे लिया जाता है? फैमिली या बिजनेस में हमने पहले से डिसाइड किया है
कि देयर शुड बी ओनली वन लीडर। जो अभी सबसे छोटे अंकल घनश्याम अंकल है, जो बॉम्बे रहते हैं, जो कृष्णा डायमंड ज्वेलरी संभालते, सो ही इज द वन हु इज हैंडलिंग द टॉप लेवल बिजनेस फॉर अस। उनका एक गाइडेंस है, और अगर वो जो बोलेंगे वो फैमिली को फॉलो करना है। तो हमारा एक रूल है, सिंगल लीडर सॉल्यूशन। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। अगर कुछ भी है तो हम चाचा से पूछ सकते, उनका जो भी जवाब है हम उस पर डिस्कस भी कर सकते, पर जो भी फाइनल कंक्लूजन आया उस पर फॉलो करना है। फिर ऐसा नहीं कि एक ब्रदर और वन सिंगल लीडर। हाँ, डिसीजन से पहले बातचीत होगी, राइट। बट अगर डिसीजन कुछ भी आया तो दिल से हर एक को अपनाना है। वो चल रहा है हमारे फैमिली में। दैट इज द वन हु इज गिविंग अस द गुड सक्सेस। वंडरफुल। टॉकिंग अबाउट लीडर, यू मेट मिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली। उनको मिलने के बाद आपको वो ऑरा से क्या वाइब आता है, क्या फीलिंग आता है कि यार ये चीज सीखी बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे? उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि फॉर एग्जांपल आप अगर उसके आसपास जाए, फर्स्ट नेगेटिविटी चली जाती है। आप चाहे तो भी नेगेटिव नहीं सोच पाएंगे उनके आसपास। यस। और मैं तो जैसे हम 4 या 5 बार हम मिले, तो एक तो क्या काफी चीज सोच के गए रहते कि मैं ये पूछूंगा, ये करूंगा। एक बार सामने आते देन यू आर नम, यू हैव नथिंग टू से। बचपन के वाइवा के तरह कि बस वही है, उनको देखते रहो, वही फीलिंग आती है। एंड उनके पास नॉलेज, इतना सारा नॉलेज है। हमें भी वो जैसे विद इन फ्यू मिनट्स वो बता सकते कि आप ये बिजनेस में आप जाओ, ये अच्छा चल रहा है। जो हम सालों की मेहनत करके हम कुछ रिसर्च करके आते, उनके पास वो तुरंत रिसर्च। वाओ, आपने तो इम्प्रॉम्प्टू पॉडकास्ट किया हुआ है उनके साथ। यस, राइट, मिल गया हमें जवाब काफी बार। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ मिलकर। एंड टॉकिंग अबाउट द मोस्ट यंग मिनिस्टर हर्ष संघवी, यस, उनके साथ आपको उनका वाइब आपको कैसा लगता है? जब भी हर्ष संघवी जी से मैं मिलता हूँ, अभी तो ये काफी अच्छी पोस्ट पे चले गए। Correct. वरना तो एक ऐसे थे हम। मैंने तो पूरा उनका जर्नी देखा है। बीइंग इन सूरत हम सब ने देखा है। तो एक डायनेमिक लीडर की जो क्वालिटी उनमें है, आई रियली अप्रिशिएट दैट क्वालिटी, कि एक यंग एज में इतना सारे अच्छे काम करना और एक कॉन्फिडेंट के साथ करना। मैं उनकी स्पीच भी सुनता हूँ काफी बार, तो उनमें जो कॉन्फिडेंट है वो काफी स्ट्रांग है। आवाज में दम है, दम। और दम के साथ वो करते भी है। ऐसा नहीं कि चलो बोल दिया, पर वो लीडरशिप के साथ एक्सिक्यूशन भी मुझे दिख रहा है। तो इसलिए मुझे वो काफी अच्छे लगते हैं ना। आई सी अ हाई फ्यूचर इन हर कैरियर, राइट। यू आर फ्रॉम द डायमंड इंडस्ट्री, एंड एक एयर का बिजनेस में कहाँ से वो इंटरेस्ट आया जहाँ पे आपने वेंचुरा एयर कनेक्ट कंपनी में, आई मीन किधर से सीधा एयर कनेक्शन में कहाँ से आ गए, उसके बारे में बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेंचुरा एयर कनेक्ट हमने एज अ बिजनेस के हिसाब से नहीं देखा था। ठीक है। गोविंद अंकल, सौजी अंकल जो थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि सूरत को सौराष्ट्र के साथ कनेक्टिविटी कैसे दी जाए। रीजन पैसे नहीं देखना है, टू डेवलप सौराष्ट्र रीजन टूवर्ड सूरत। क्योंकि अगर कनेक्टिविटी अगर सौराष्ट्र से होगी सूरत की, तो लोग जल्दी से जल्दी सौराष्ट्र जा पाएंगे, काम कर पाएंगे और वहाँ का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है। तो सिंपल टर्म में ये सोचा कि अमरेली की कनेक्टिविटी लाओ, भावनगर की कनेक्टिविटी लाओ, राजकोट की लाओ और अहमदाबाद की लाओ। तो हम 4 जगह की कनेक्टिविटी सूरत से लाए और 3 9 सीटर फ्लाइट हमने परचेस किया कंपनी ने मिलके। गोविंद अंकल, हमने, लवजी भाई बादशाह भी हमारे साथ पार्टनरशिप है उसमें, अवध ग्रुप वाले। तो हम तीनों ने मिलके वो स्टार्ट किया। कमाना वो ध्येय नहीं है, ये सोशल था कि सौराष्ट्र को एक कनेक्टिविटी दो। हाँ, पैसे मिल रहे, उसमें भी हम कमा रहे, ये एक अलग है कि भाई बाय प्रोडक्ट हम कमा रहे, पर सोचा ये था अंकल ने कि सौराष्ट्र को कैसे कनेक्टिविटी दे पाए, वैसा था। और प्लस पॉइंट, सौजी अंकल को पद्मश्री अवार्ड मिला। हाँ जी। तो उसका कारण ये वेंचुरा एयर कनेक्ट हो सकता है। क्यों? सूरत से सौराष्ट्र 30 मिनट्स में वो पहुंच पाते थे। तो जब भी कुछ काम हुआ, क्योंकि सारे लेक्स 170 लेक्स सब सौराष्ट्र में बने, अगर बाय रोड जाने की कोशिश करते तो 10 घंटा लगता, बाय ट्रेन जाते तो भी 7-8 घंटा लगता। राइट। पर फ्लाइट थी, इसके लिए ओवरनाइट वो कभी भी सौराष्ट्र जाके डेवलपमेंट कर पाते थे, वहाँ रुक पाते थे, सूरत काम आया तो वापस सूरत आ पाते थे। तो उसके हिसाब से ये उनको मदद मिली सौराष्ट्र में काम करने की। तो यही हम लोगों को कैसे मदद हो पाए और सौराष्ट्र का कैसे डेवलप हो पाए, इसके लिए हमने वेंचुरा एयर कनेक्ट स्टार्ट किया। ये एयर कनेक्ट बिजनेस चालू करने में कितना इन्वेस्टमेंट चला जाता?
फिगर्स काफी हाई फिगर्स है और काफी साल में हमने लॉस भी किया. Yes. ऐसे यूजुअली कहते हैं कि इनिशियली लाइक एविएशन बिजनेस बहुत लॉस मेकिंग होता है इनिशियल लेवल पे, ये सही बात है? Yes. चैलेंजेस क्या होता है? लॉस तो है ही, बट टू आवर बिजनेस व्हाई वी आर मेकिंग लिटिल मनी, क्योंकि हमने गवर्नमेंट ने एक स्कीम है, ओके, क्योंकि वो चाहती है कि हर एक पब्लिक को या लोगों को कनेक्टिविटी मिले इस टाइप की. हाँ, तो हमने कोलैबोरेट किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ. वंडरफुल. तो जैसे है वेंचुरा बट इन कोलैबोरेशन विद गुजरात गवर्नमेंट. ओह, तो अगर दोनों मिल के हम कर रहे हैं, इसके लिए वो एक्सपेंस जो भी बेयर हो रहा है वो गवर्नमेंट बेयर कर रही है और हम उसको ऑपरेट कर पा रहे सो इज इट फ्रॉम सूरत टू दिस 3 सिटी या दूसरे शहर में भी है हैं. वेंचर? नहीं, राइट नाउ इट इज ओनली इन गुजरात, क्योंकि ये जो क्या ये बढ़ने वाला है इसका? नहीं, राइट नाउ हमारा फोकस अभी गुजरात ही है. नहीं, गुजरात में सूरत है अभी कि दूसरे भी सिटीज में है? नहीं, अभी तो सूरत है, पर दूसरे सिटीज में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं. ओके, कंडला है, फिर शिरडी है, तो काफी अलग अलग सिटीज में हम देख रहे हैं कि जहाँ बाय रोड की कनेक्टिविटी अगर ज्यादा हो रही है तो उसको कैसे बाय एयर हम जा पाए. वंडरफुल. तो वो सोच चल रही है, उसको कैसे और डेवलप कर पाए. हमने एविएशन के बारे में बात किया, अब दूसरे बिजनेस में आते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ चले गए आप? Yes. रियल एस्टेट में कहाँ चले गए? D&M इंफ्रा, यस. उसके बारे में बताओ. जब हम पढ़ाई करके आए, मैं धर्मेश और पिंटू, तब फैमिली का एक ऐसा रूल भी है कि अगर आप चाहे तो कोई और बिजनेस कर सकते हैं. ओके, तो एक्सप्लोर हम कर रहे थे तीनों भाई. तो तब पता चला कि डायमंड में तो रिक्वायरमेंट है ही. तो 2 भाई डायमंड में गए, धर्मेश और पिंटू. और एक हम रियल एस्टेट का एक पोर्टफोलियो हमारा चल रहा था, ठीक है. जहां हम सिर्फ लैंड परचेस कर रहे थे और उसको लॉन्ग टर्म रख के फिर बेचते थे. ओके, डेवलपमेंट नहीं करते. ठीक है. तो अंकल का ये कहना था कि ये भी एक डिवीजन है, अगर मुझे पसंद आए तो मैंने बोला ऑफ कोर्स मैं करूंगा. तो जैसे ही पढ़ाई करके आए, मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया, जो सऊदी अंकल चला रहे थे और फैमिली ऐसे इन्वेस्ट कर रही So थी. क्या चालू किया? लैंड बिजनेस चालू किया, रिटेल चालू किया, यस, कमर्शियल चालू किया? वी स्टार्टेड डूइंग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स. ओके, तो हमने क्या नाम से? D&M वाज आवर मेन कंपनी. तो हमने जैसे इलिजियम एवेन्यू करके पिपलोद में एक जगह है, 6 हाई राइज का टावर है, ऑल मोर देन 6-7 करोड़ के फ्लैट्स है, इंडिविजुअल बड़ी सोसाइटी है. देन रिवर विन करके एक बिल्डिंग है, वो हमने बनाई. कृष्णा बंगलोस बनाया, हरी कृष्णा टाउनशिप बनाया. वंडरफुल. तो ये काफी बंगलोस जो रेसिडेंशियल हमने बनाया, कमर्शियल नहीं कर रहे थे, पर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट काफी किए. इफ समवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, ठीक है, इंडिया में रह के, आपको क्या लगता है सबसे प्रॉफिटेबल लुक्रेटिव अमाउंट्स या रिटर्न्स कौन से शहर में है? शहर में वाओ, मैं तो सूरत को ही पहले रखूंगा. सूरत में कहाँ सूरत पे? में ही. ओवरऑल सूरत में मैं बोल रहा हूँ कि अगर कमर्शियल जो अभी चल रहा है, तो कोई भी अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल आप ले रहे हो और उसको फिर मॉर्गेज करोगे और उसको अगर रेंट पे आप डाल रहे हो, तो एक आपकी फिक्स आवक भी हो सकती है, करेक्ट. प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ सकती है और वो आपको रिटर्न भी दे सकती है. तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई कमर्शियल में कुछ करना चाह रहा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेस करके उसको रेंट पे अगर देकर कर रहा है, तो एक अच्छा बिजनेस, एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो सकता है. रेसिडेंशियल में हाँ, अभी फ्लो सूरत में देखे तो काफ़ी हाई है, तो रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट करना डिफिकल्ट है, बट कमर्शियल अभी सूरत के हिसाब से काफ़ी अच्छा बिजनेस है. I really want to know one billionaire mindset before we jump to lab grown. एक इंसान को अपनी 100% कमाई का यस शेयर किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए ताकि उसको फ्यूचर में कभी तकलीफ नहीं हो? इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स एंड लिविंग अ लाइफ अमाउंट, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? और इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करना चाहिए? गुड क्वेश्चन. तो हम लोग पहले व्हाट वी डू इज, अगर बिजनेस में अगर जो भी कमाई होती है 10% वी इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. ओके, पहले से ही वो भूल जाने का. क्यों? पास्ट एक्सपीरियंस हमें पता है दैट 10% इज राइट नाउ इक्विवेलेंट टू 90%. राइट. दैट इज हाउ फास्ट इंडियाज रियल एस्टेट इज ग्रोइंग. तो एक तो कंफर्म है कि जो भी कमाई हुए 10% आप रियल एस्टेट में डालो, जो आपको रिटर्न लॉन्ग टर्म में देगी. शेयर मार्केट या जो है जिसमें हमारा नॉलेज कम है, उसमें हम नहीं काम करते. तो फैमिली ने पहले बोला है कि जिस चीज का नॉलेज है वही करो, कि ऐसा नहीं लात खा चुके हैं एक. हाँ, पता है कि एक बार पैसे डाल दिया और ऑटोमेटिक ग्रो हो रहा है और कभी जा रहा है, तो जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है Right. उस पे मत करो. तो हम रियल एस्टेट में पैसे नहीं डालते ज्यादातर. और सेविंग हमारा 100% होता है कि जितना फिगर में नहीं बोल पाएंगे, पर आपका जितना सेविंग है या जितना आप खर्चा कर पा रहे उसका 1 साल का इंटू 12 टाइम्स आपका सेविंग होना चाहिए. ओके, 1 महीने का जो भी खर्चा है तो 1 साल का आपका सेविंग होना चाहिए. कुछ भी ऐसा हुआ है तो 1 साल तक आप वो सेविंग से काम चला पाए. गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपका क्या विचार है? विच इन्वेस्टमेंट? गोल्ड इन्वेस्टमेंट.
हम रात दिन हाँ गोल्ड में ही काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम तो पॉजिटिव ही देख रहे हैं. अगर कृष्णा डायमंड ज्वेलरी की मैंने जो बात की, हाँ जी, विच इज ग्रोइंग राइट ओनली बिकॉज ऑफ गोल्ड. राइट. नाउ एवरीवन वांट्स टू बाय अ गोल्ड, क्योंकि सब उसका फ्यूचर देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है. आपके हिसाब से गोल्ड 2 लाख कब पार करेगा? करेगा भी कि नहीं करेगा? टुडे इज 16th of April, थर्सडे. आज के दिन पे गोल्ड 152 153 पे है. यस, ठीक है, आपके हिसाब से गोल्ड अभी नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशन के ऊपर जाएगा? नीचे जाने का तो मैं नहीं ऐसा प्रिडिक्ट करता हूँ कि नीचे तो जाएगा ही बट नहीं, फ्यूचर में ऊपर तो पर जाएगा. ऊपर तो जाने वाला ही है. और कब तक जाएगा ये ऊपर? गैस करो ऐसे ही. रैंडम कैसे? इट्स नॉट के ऐसा नहीं है कि भाई एक साल के इनके बाद एक तो साल के इन्वेस्टमेंट करना. नहीं, एक साल के अंदर मैं देखता हूँ कि हो जाएगा. 2 लाख पहुंच जाएगा. यस, चलो वंडरफुल. मतलब मैं अपना पैसा ठोक दूं ना वहाँ पे? राजेश भाई का सुन के. वाइफ के लिए ज्वेलरी बाय कर लेना, तो कुछ भी नहीं हुआ तो वो पहन तो पाएगी और एंजॉय तो करेगी. बिलियनर एडवाइस. This is a billionaire advice. Always keep happy wife, happy life. करेक्ट. Lab grown diamond. यस. बहुत ज्यादा डीप में बात करते हैं इस बारे में. ये आया कहाँ से? लैब ग्रोन डायमंड. व्हेन वाज दिस इन्वेंटेड? ये डिस्कवर कैसे हुआ ये चीज? अगर हम डायमंड लैब ग्रोन की बात करें इन फिजिकल वर्ल्ड, तो जी करके जनरल इलेक्ट्रिक, उन्होंने 1950s और 60s में पहला डायमंड बना चुके थे वो लोग. ओह ओके. यस, बट वो डायमंड बनाने में जो एनर्जी यूज हुई थी या जो चीज यूज हुई थी, दैट इज मोर देन द नेचुरल डायमंड्स कॉस्ट. ओके. यस, इतना बड़ा मशीन. सुनने में बिटकॉइन लगता है. हाँ, काइंड ऑफ बिटकॉइन एट दैट पॉइंट. हाँ. तो फिर काफी साल वही चला. उन्होंने भी ट्राई किया कि ये नहीं तो अलग टेक्नोलॉजी, अलग एनर्जी. ये करते 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 इन 2000 के आसपास एक ऐसा मोड आया जहाँ रशियन एंड चाइनीज वर आल्सो वर्किंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो उन दोनों ने भी एक नई टेक्नोलॉजी के साथ डायमंड ग्रो करना स्टार्ट किया. फिर आया वो इंडिया में. सो अराउंड 2006-7 में काफ़ी ग्रोवर्स यहाँ जो लोकल है, उन्होंने ट्राई किया कि कैसे ग्रो कर पाए, कैसे कर पाए, एंड दे क्रैक द रेसिपी. तो एंड देन 2016 वाज द टाइम, 2015-16 वाज द टाइम कि वो पूरे वर्ल्ड में बूम हुआ. क्योंकि डीटीसी करके डायमंड ट्रेडिंग कंपनी है, जिन्होंने लाइट बॉक्स करके एक ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च की, लैब ग्रोन की. ओके. तो उनसे पता चला कि पूरे वर्ल्ड को कि लैब ग्रोन करके कुछ चीज़ है और जिनकी ज्वेलरी भी बन सकती है. तो फिर 2016 से इट्स हिस्ट्री. तो मिसकंसेप्शन क्या था बिटवीन रियल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड? क्योंकि हर एक को होता है ना यार, ये तो फेक. हाँ, वैसा वो क्या था मिसकंसेप्शन? पहले ये था बिफोर लैब ग्रोन तो सीजी था, ज़िरकोनिया जो था, तो वो तो ऐसे ग्लास ही है, क्रिस्टल थे, वो भी ग्लास है. तो लोग जब उससे कंपेयर कर रहे थे तो पता चलता था कि हाँ विद इन फ्यू मंथ्स ये तो डल हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि ये डायमंड नहीं है. पर जब लैब ग्रोन डायमंड आया, जिसकी प्रॉपर्टी एज सेम एज अ नेचुरल डायमंड है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम है, स्ट्रेंथ भी सेम है, जो भी हार्डनेस आप बोलते हैं वो भी सेम है. तो अगर सभी चीज सेम है तो डायमंड ही है. अगर एक बार आपने लैब ग्रोन डायमंड ले लिया तो वैसे की वैसा ही रहने वाला है फॉर अ लाइफ. इंसान पहचान कैसे पाएगा कि ये रियल है, ये फेक, या सॉरी ये रियल डायमंड है या ये सीवीडी है? या सो अगर पहचान एक ही तरीके से हो सकती है, दैट इज सर्टिफिकेशन बाय IGI, GIA, वही सर्टिफिकेट. बाय नेचुरल आई मैं भी नहीं उसको पहचान पाऊंगा, कोई भी नहीं पहचान पाएगा. तो क्या इनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं सीवीडी को भी? यस, सो CVD डायमंड सिर्फ सर्टिफिकेट के साथ ही बिकते हैं. या तो फिर वो ज्वेलरी में सेट होते और ज्वेलरी का सर्टिफिकेट बिकता है. ओके, करेक्ट. सो अल्टीमेट गोल सर्टिफिकेट मिलता है एंड उसी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वेदर इट इज रियल और वेदर इट इज वो लैब ग्रोन. प्राइस मार्जिन्स क्या रहते हैं यूजुअली? इनके डिफरेंस क्या होता है प्राइस मार्जिन? जब स्टार्ट हुआ तो काफ़ी गैप बहुत छोटा था, अभी काफ़ी बड़ा गैप हो गया. अगर नेचुरल डायमंड 1 कैरेट हम देखें तो अगर वो $4,000 है, तो लैब का 1 कैरेट का अगर होगा अराउंड $200, तो ऑलमोस्ट 5 लेस देन कितना 0.5% या 5% के आसपास, बहुत कम हुआ. तो वो एक होलसेल मार्केट में वो प्राइस चल रहा है. ओके. अगर हम US में हम देखें तो जो 4,000 का है वो 1,000 में बिक रहा है. ओके. सो अराउंड 25% प्राइस में. आपके हिसाब से सबसे ज्यादा फास्ट बूम सीवीडी कौन से कंट्री में कर रहा है? राइट नाउ 60 to 70% US मार्केट होल्ड कर रहा है लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री. ओके. नेक्स्ट कम्स UK यूके एंड देन द यूरोप. यूरोप.
सो वैसा सो आपको लगता है इंडियन एज अ सिटीजन ये 3 जगहों पे they have a very beautiful opportunity to start the business in CVD. करेक्ट. इफ दे आर डूइंग ग्रोइंग, कटिंग एंड पॉलिशिंग एंड ज्वेलरी मेकिंग इन सूरत, अगर वो जाके यूएस में बेच रहा है या कर रहा है, देन इट इज वेरी गुड बिजनेस. ऐसा कहते हैं वर्ल्ड का almost every diamond is cut and polished in Surat. Yes. Is this true? In the world, 90% of the diamond is cut and polished in Surat. Q. Reason. Through 60 years of lifespan, यहाँ एक इकोसिस्टम सेट हो चुकी है. तो क्या ये दूसरा इको जगह पे इको सेट नहीं हो सकता? नहीं हो रहा है. काफी लोगों ने ट्राई किया. Okay. चाइना हैज ट्राइड. Okay. पर यहाँ जो स्किल सेट है, राइट, द पर्सन स्किल सेट, द वर्किंग स्टाइल, द हार्ड वर्क, वो सारा चीज जो यहाँ सेट होगा विद टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ ही पॉसिबल हो रहा है. इसलिए वो सूरत से भी कहीं बाहर नहीं जा पा रहा है. Wow. यस, I mean, we should take a proud. प्राउड. एंड लैब ग्रोन आया, तो लैब ग्रोन का भी कटिंग एंड पॉलिशिंग भी सूरत में ही हुआ, तो उसमें भी 90% होल्ड सूरत का ही है, लैब ग्रोन कटिंग एंड पॉलिशिंग. मुझे एक बात बताइए, इतना लैब ग्रोन डायमंड्स फेमस हो रहा है, वायरल हो रहा है, क्या रियल डायमंड्स अपनी वैल्यू लूज कर रहे हैं इसको लेके? अगर हम बड़ा पिक्चर देखें पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, तो नेचुरल एक अपनी पोजीशन पे चल रहा है. हाँ, हो सकता है कि उनके जो लोअर कैटेगरी के गुड्स थे, जो अच्छे नहीं थे, बुरे दिख रहे थे, खराब थे, वो सारे लैब ग्रोन डायमंड से रिप्लेस हो चुके हैं. पर अगर हम देखने जाए 3 कैरेट एंड अबाउ नेचुरल डायमंड जो 1 करोड़ का है, तो उसका रिप्लेसमेंट लैब नहीं है. वो कस्टमर तो वही बाय करेगा जिनका बजट ही इतना हाई है. तो ऐसा रहेगा इन फ्यूचर कि वेरी हाई फैमिली, हाई प्राइस, वही जो बिलियनर्स, वो नेचुरल की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होंगे. एक मिड लो जो लैब से भी हो पाएंगे. पर इन शॉर्ट हर एक डायमंड बाय कर पाएंगे, क्योंकि सबके पास एक ऑप्शन है, लैब लेना है, नेचुरल लेना है, या क्या लेना है. But is natural diamond still good for an investment? Good idea for an investment? For the higher size, definitely it is a good investment right now, because the price is at the bottom. क्योंकि आफ्टर क्या ये बढ़ेगा? अभी बढ़ेगा, अभी बढ़ रहा है. बढ़ अगर हम देखें 2 कैरेट एंड अबाव या 3 कैरेट एंड अबाव, आई थिंक प्राइस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. Who is buying CVD diamonds more? Young crowd ज्यादा बाय कर रहा है कि ट्रेडिशनल बायर्स बाय कर रहे हैं ज्यादा? अगर हम ओवरऑल देखें तो जो पहला तो इन्वेस्टमेंट नहीं सोच रहे. हाँ. सो वही यंग क्राउड जाएंगे जो है, सोचेंगे कि मैंने लैब ग्रोन डायमंड परचेज किया और मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूँ. पहनो 2-3 साल और फिर कुछ और नया खरीदेंगे. हाँ. क्योंकि फास्ट मूविंग, क्योंकि 20% 25% प्राइस में आ रहा है, बाकी प्राइस में मैं कुछ और करूंगा, एंजॉय करूंगे, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, कहीं एफडी करा लेंगे या शेयर मार्केट. तो यंग क्राउड इसको ज्यादा बाय कर रहा है, क्योंकि उसके साथ गोल्ड तो है ही. हाँ, तो गोल्ड की वैल्यू तो ऑलरेडी अप्रिशिएट होने वाली है, हो ही रही है, और बाद में जो डायमंड है उसको एज अ एंजॉयमेंट हम करके देख सकते हैं. तो इंडियन मार्केट में इसीलिए बूमिंग हो रहा है कि वो जो यंग क्राउड है उनका अभी परचेसिंग पावर बढ़ रहा है. वो लोग अभी डिसीजन मेकर पे आ रहे हैं. राइट. एट द एज ऑफ 30s के जो आसपास जो भी है अराउंड 25 to 30 या 35 के आसपास के, वो लोग अभी परचेस कर रहे हैं. तो उनकी चॉइस नेचुरल से ज्यादा लैब की तरफ है. किसना ज्वेलर यस, जब डायमंड्स के अंदर है, जब डायमंड्स बेचने जाता है, ठीक है, या जब ज्वेलरी कंपेयर टू अदर ज्वेलरी ब्रांड्स आल्सो, आप लोग ज्यादा सीवीडी को पुश करते हो कि रियल डायमंड को पुश करते हो? फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, किसना डायमंड जो ज्वेलरी है दैट इज ओनली फॉर नेचुरल. वो स्टोर के अंदर लैब के बारे में बात भी नहीं कोई करेगा, और उनमें सिर्फ नेचुरल डायमंड की ज्वेलरी ही बेचेगा. किसना के बारे में बात नहीं अलग करते, एज अदर ज्वेलरी कंपनीज ये लोग सीवीडी को ज्यादा प्रमोट करते हैं कि नेचुरल को ज्यादा प्रमोट करते हैं? डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि कौन किसको प्रमोट कर रहा है, पर अगर कोई कंपनी देख रही है तो दोनों बिजनेस को अलग अलग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देख रही है. नेचुरल डायमंड विद गोल्ड दैट इज बूमिंग इन इंडिया. ओके. लोग को वो परचेस करना है, उनको एक वैल्यू भी चाहिए, गोल्ड की अप्रिसिएशन भी चाहिए, और नेचुरल चाहिए. तो वो एक अलग लेवल के लोग परचेस कर रहे हैं. दूसरे का ऐसे लेवल है कि चलो नेचुरल में नहीं परचेस कर पा रहा हूँ, मेरा बजट नहीं है, तो सारे मूव हो रहे हैं लैब ग्रोन में. तो ऐसा नहीं, क्योंकि कस्टमर, राइट, व्हाट वी डू इज लेट कस्टमर मेक्स द फाइनल चॉइस. तो वो बोलेगा कि मुझे लैब लेना है कि नेचुरल लेना है, डिपेंडिंग ऑन हिज बजट. आज वो नेचुरल ले रहा है,
कल जाके वो लैब ले सकता है, या आज लैब ले रहा है, कल जाके थोड़ा ज्यादा पैसा आया तो नेचुरल भी ले सकता है। तो कस्टमर एक दूसरे के ओवरलैप होंगे। मुझे बहुत लोग है ना सवाल पूछते हैं, मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ ओके। और लोग मेरे को सवाल बहुत पूछते हैं, सूरत डायमंड शहर है, ये लैब ग्रोन डायमंड बनता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है? प्लीज, मैं तो बता नहीं पाऊंगा, यस ठीक है? तो मैं सोचा है कि मैं उनको ये बोलता हूँ कभी ना कभी पॉडकास्ट करूंगा तो आज वो, यस। ठीक है? तो प्लीज मेरे को बताइए ये प्रोड्यूस कैसे होता है लैब ग्रोन डायमंड और इसका प्रोसेस क्या है बनाने का? मैं तो डे नाइट उसके साथ ही डील करता हूँ, ग्रोइंग ऑफ डायमंड। तो आपके लिए तो ऐसा यस। क्विक होगा। सो ये एक केमिकल प्रोसेस है। अगर हम इजी लैंग्वेज में बोले तो एक चैम्बर है, चैम्बर के अंदर डायमंड के ही सीड है, जिसके ऊपर हम गैसेस डाल रहे हैं। ठीक है। और गैसेस के हिसाब से जो भी कार्बन्स है वो सीड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं। ओके। तो आप देखेंगे तो टाइम बाय टाइम, मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर एक लेयर ग्रोथ हो रहा है उसके ऊपर, डायमंड का स्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो हम फॉर एग्जांपल 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो एक क्लोज चैम्बर है जिनके अंदर सीड है, अलग अलग टाइप के गैसेस अंदर डाल रहे हैं विद द प्रेशर इन इट। ओके। तो आप समझे कि जो जमीन के अंदर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, वो सारी हम चैम्बर के अंदर क्रिएट करके उसको वो एनवायरमेंट दे रहे हैं जिसके हिसाब से उसके अंदर डायमंड ग्रो हो रहा है। तो अगर हम देखें 1 कैरेट पॉलिश डायमंड अगर आपको ग्रो करना है तो 25 डेज लगेंगे। ओह वाओ। इन द चैम्बर कंटिन्यू ग्रोथ। और एक साथ हम 15 से 20 डायमंड रख सकते हैं। तो 25 डायमंड्स ऑफ 1 कैरेट इज ग्रोइंग एट द सेम टाइम इन द चैम्बर। तो ये उसका प्रोसेस है इन अ सिंपल टर्म। आजकल लोग सोलर को लैब ग्रोन से लिंक कर रहे हैं। करेक्ट। हाउ आर दे यूजिंग सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस सीवीडी डायमंड? अगर हम लैब ग्रोन डायमंड की बात करें तो 60% ऑफ आवर कॉस्ट इज एनर्जी। उसमें high एग्जैक्टली, ener- इसके high लिए मैंने energy पूछा। चाहिए। हाँ। तो इफ अगर हाई एनर्जी चाहिए तो कौन सी एनर्जी यूज करें? अगर रेगुलर एनर्जी यूज करेंगे विच इज वेरी हाई इन कॉस्ट, तो हम चाहते हैं कि वो सोलर पे हम लोग कन्वर्ट हो जाए। तो आज के दिन कुछ इन्वेस्ट करके हमने सोलर डाल दिया जिसकी एनर्जी हम यहाँ यूज कर रहे हैं, विच मीन्स यू आर रिड्यूसिंग योर प्रोडक्शन कॉस्ट। क्योंकि अगर एनर्जी की कॉस्ट कम हुई, योर प्रोडक्शन इज कॉस्ट, प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका बन जाएगा सस्टेनेबल रिन्यूएबल प्रोडक्ट। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन जो प्राइस कम होता है, कॉस्टिंग कम होता है, तो क्या ये एमआरपी पे भी फर्क आता है कि दैट इज एन अल्टीमेट प्रॉफिट फॉर एनी कंपनी? नो, एमआरपी पे अलग इफेक्ट आएगा। ओके। उसको आप ज्यादा एमआरपी पे बेच पाएंगे, ये बोल के कि रिन्यूएबल है। करेक्ट। नाउ द यंग जनरेशन जिनको ये रिन्यूएबल चाहिए, सस्टेनेबल प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल द होल यूरोपियन मार्केट इज मेनली फॉर रिन्यूएबल एंड तो सस्टेनेबल। क्या ये एक अलग कैटेगरी है? अलग कैटेगरी है। ओह वाओ। सो वी हैव डिफरेंट ब्रांड। एक हमारी ब्रांड है जो रिन्यूएबल प्रोडक्ट बेचती है, सस्टेनेबल, और एक ब्रांड है जो रेगुलर प्रोडक्ट बेचती है। तो दोनों का प्राइस सेट पॉइंट डिफरेंट है, क्लाइंटल डिफरेंट है, ज्योग्राफी डिफरेंट है। कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है ये पूरे प्रोसेस के लिए? अगर किलोवाट में हम बात करें तो एक मशीन का अगर हम बात करें तो 16 किलोवाट ऑफ एनर्जी वो मशीन लेगा। हाँ। और अगर एक महीने में बात करें तो एक मशीन अराउंड 50-60,000 रुपीज की इलेक्ट्रिसिटी पर मशीन लेगा। बराबर। दैट इज हाई द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इट इज टू द मशीन। सो ऐसा कह सकते हैं कि आपने जैसे कहा कि 60% सोलर से आपका कॉस्ट कम हो रहा है, तो क्या आप लोग की कंपनी यंग ब्लड या यंग स्टार्टअप्स जो सोलार में है, क्या आप लोग उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं एज अ कोलैबोरेशन? या तो जैसे मेरी कंपनी है सोलार में, मैं आपके पास आया, मैंने पिच दिया कि सर आई कैन गिव यू एन एम्पल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी एंड, तो क्या आप लोग ये डाइवर्जन में जाते हैं बिजनेस के? टू गो इन दैट डायरेक्शन हमारे पास हमने ऐसे बात हुआ था दुलोकिया वेंचर्स which has been driven by Dravya, uncle's son. Right. So what Dravya is doing, वो ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, जहां प्रमोटर के पास अगर कोई नया आइडियाज है, जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, या उनको अपलिफ्ट होना है, एक सिटीज में हो रहे हैं और भी मल्टी सिटीज में काम करना है, तो ऐसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं। राइट। इन दैट सोलर कैन बी वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड वी आर डूइंग इट। टॉकिंग अबाउट Dravya, you are starting a new company together. यस। बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हो,
कंपनी का नाम तो नहीं, बट क्या है कंपनी का बैकग्राउंड क्या है? Oh, yeah. So as I said, we started lab grown diamond. Right. So right now what we were doing is जो भी ज्वेलरी बनती थी हम उसको यूएस में या यूरोपियन मार्केट में हम एक्सपोर्ट करते थे. ठीक है. हम इंडियन मार्केट में अब तक नहीं यूज कर रहे थे, पर हम ऐसा भी प्लान कर रहे हैं, विच इज यू विल कम टू नो वेरी सुन. चलो. तो हम ज्वेलरी फॉर इंडिया लॉन्च कर रहे हैं. सो वो स्टैंड अलोन स्टोर होंगे, लैब ग्रोन डायमंड प्रीमियम ब्रांड, वेरी प्रीमियम, राइट, जो हर एक सिटीज में होंगे. हो सकता है काफी सिटीज में 2 या 3 होंगे. सो विद इन अ ईयर अराउंड 30 स्टोर तो हम सोच ही रहे. वंडरफुल. यस, और ऐसा एक रोल आउट हम करना चाहते हैं जिसके बारे में द्रव्य ज्यादा बात करेगा इन फ्यूचर. सोलर सेटअप से इनिशियल कॉस्ट कितना आ जाता है एंड उस पे गवर्नमेंट सब्सिडीज मिलती है विथ रिस्पेक्ट टू लैब ग्रोन? लैब ग्रोन में सोलर के लिए कोई सब्सिडी नहीं है. ओके. हाँ, गवर्नमेंट की सब्सिडी ये हम बोल सकते हैं कि वो हमें यूज करने दे रही है. सो राइट नाउ वी कैन यूज अराउंड 50% सोलर एंड 50% स्टिल वी नीड टू बाय फ्रॉम द गवर्नमेंट. मतलब ये पॉलिसी बनाया है क्योंकि अगर हम चाहते कि ओवर द नाइट सभी लोग सोलर में शिफ्ट हो जाएंगे तो गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी क्रिएटेड सो मच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका कोई यूज नहीं होता. तो चाहते कि 50% ये करो, 50% ये करो. हाँ, गवर्नमेंट हैज गिवन अस द ड्यूटी बेनिफिट. तो जो भी ड्यूटी इलेक्ट्रिसिटी बिल में आ रहा है वो गवर्नमेंट हमको रिबेट दे रही है. चलो वंडरफुल. हमने प्रोसेस समझ लिया, मैन्युफैक्चरिंग समझ लिया, प्राइसिंग की बात करते हैं. ठीक है, सबसे बड़े कॉस्ट फैक्टर्स क्या होते हैं बिजनेस के डायमंड रिलेटेड? अगर पूरे प्रोसेस की बात करें, राइट अवे फ्रॉम ग्रोइंग टिल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, सो in the whole process the labor is the main cost. Correct, to the whole process. क्योंकि हम जब डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग करते तो एट द एंड द पॉलिशिंग इज डन मैन्युअली विद द मैन पावर. तो अगर हम लैब ग्रोन की बात करें तो हमारे पास अराउंड 2000 एम्प्लॉइज इन लैब ग्रोन जो पॉलिश कर रहे हैं डायमंड्स. तो वो कॉस्ट हाई है. 2000 के आसपास हमारे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में है तो वो कॉस्ट हाई है. तो मेन लेबर पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये चीज़ ऑटोमाइज्ड कैसे हो पाए ताकि सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विद द लेसर मैन पावर वी कैन डू. आप लोग सबसे ज्यादा केटर इंडियन क्लाइंट्स को करते हो कि इंटरनेशनल को करते हो विद सेल्स रिस्पेक्टिव? With what business? I mean, yeah, CVD. I'm talking about pure lab grown right now. So in lab grown right now, our 100% focus is international market. International market. Right now we haven't started anything in India. Okay. Yeah, definitely. तो आपसे एक चीज सीखने जरूर मिलेगी जो बहुत लोग को जानना होता है. How do you get an international client on board? Before that, let me complete one thing. In India, we have launched D2C jewelry brand called Varlas. Started by your wife. But yes, so my wife is handling the brand. Overall look वही दे रही. So it's a varlas.in. वो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया एज अ पायलट प्रोजेक्ट कि इंडिया मार्केट में अगर हमें आना है तो किस तरीके से आ सकते हैं. सो वी स्टार्टेड विद द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. फिर द्रव्य आएगा विद द स्टैंड अलोन स्टोर. तो वो हिसाब से हम इंडिया में रोल आउट करेंगे इन कमिंग ईयर्स. नाउ योर क्वेश्चन इज इंटरनेशनल क्लाइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग एन इंडियन, जो रेपुटेशन सऊजी अंकल और हमारे फर्स्ट जनरेशन ने जो क्रिएट की है वो हमें काफ़ी हेल्प करती है फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट टू गेट ऑन बोर्ड. आपको सरप्राइज लगेगा. फॉर देम सोशल एक्टिविटी हैज़ द हाईएस्ट इम्पैक्ट. They never talk about the price, they never talk about the product, but what social activities that you are doing for the society, for the nature, उनके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. कोई भी क्लाइंट सूरत आता है, जब विजिट करता है, जब भी मैं उनसे सोशल इम्पैक्ट की बात स्टार्ट करता हूँ, जैसे क्रिएटिंग द लेक्स, प्लांटिंग अ ट्रीज, तो 60-70% टाइम उस पर फोकस होता है. फिर एंड में थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं, पर फिर उनका इम्पैक्ट उनके कंपनी में यही होता है कि दिस इज़ वेरी गुड कंपनी टू वर्क विथ. अगर ऐसी कोई कंपनी से हम काम कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं और नेचर को भी हेल्प कर रहे हैं. बट ये तो ढोलकिया फैमिली का हुआ. बट एज एन इंडिविजुअल आज क्षितिज एडुकिया एक सीवीडी बिजनेस चालू करता है तो उसका परसेप्शन इंटरनेशनल मार्केट को लेके घबराहट सी होती है कि हाउ मैं कैसे करूंगा, नया शहर है, नया देश है, कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे क्लाइंट को पिच करूं, कैसे क्लाइंट को अप्रोच करूं. तो उन लोग के लिए क्या एक अप्रोच हो सकता है? मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि अगर जो क्लाइंट को आप अप्रोच करना चाहते हैं आप, तो एक तो प्लस वो सिटीज में आपको जाना पड़ेगा. उनकी स्टाइल्स, उनका थॉट प्रोसेस ये आपको जानना पड़ेगा. बिकॉज फॉर एग्जांपल इफ यू गो इन न्यूयॉर्क,
आपको पता होना चाहिए कि न्यूयॉर्क का क्या थॉट प्रोसेस है। वहाँ Right. जाके अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे तो बोलेगा ओके, तो वहाँ जाके उनकी बात करनी पड़ती है। एंड सेकंड, अंकल वो भी चाहते हैं कि और प्रोडक्ट शुड स्पीक। राइट, ऐसा प्रोडक्ट आप लेकर जाओ वो क्लाइंट के सामने कि जब प्रोडक्ट वो देखता है तो उसको लगेगा नहीं कुछ काम करते हैं। तो प्रोडक्ट ही ऐसा बनाओ कि वो खुद बोले कि नहीं मुझे ये आप खरीदो। यूजुअली कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है सीबीडी का? एज आई सेड 60% गोज फॉर द एनर्जी। नहीं, बट एक cutting and प्राइस पॉइंट क्या है डायमंड का? 1 कैरेट का इतना होता है। So 1 carat, if you really want to sell in Indian market, so टाटा की बात कर लेते हैं, उन्होंने बियॉन्ड करके एक ब्रांड लॉन्च किया। So in that they are selling around 25,000 rupees per carat. और ये इंटरनेशनल मार्केट में कितना होता है? International market it will be around $800. ओके, Around $800. So इतना डिफरेंस? yes, 25,000 वर्सेस 70,000। yes, क्रेजी। correct. क्यों? क्योंकि वहाँ कॉस्ट ज्यादा है, रेंट ज्यादा है। और मार्जिन कितना होता है ये बिजनेस में? So in US the jewelers are making around 60%, 65% margin. मार्जिन, Indian consumer might be making around 25 to 30% margin. राइट। और उनको सबसे ज्यादा चैलेंजेस कब होते हैं प्राइसिंग में, बाहर इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में? Price challenge? चैलेंज इन द सेंस ऑफ कंपटीशन, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है आज के दिन पे, तो क्वालिटी और प्राइसिंग को लेके चैलेंजेस फेस करने होते होंगे ना? Correct. But अगर राइट नाउ हम लैब ग्रोन की बात देखें तो इतना बूमिंग है कि प्रोडक्ट आपके पास हाथ में रह ही नहीं रहा है, जैसे आ रहा है वो बिक रहा है। राइट, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज एक्सप्लोर हो रही है, डिफरेंट क्लाइंट्स नए आ रहे हैं, इंडिया खुद बूमिंग हो रहा है। तो हम फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट आवर कंपनी, हम जितना भी प्रोडक्ट हम प्रोडक्शन करते हैं उससे ज्यादा मार्केट से परचेस कर रहे हैं और Wow. फिर कस्टमर को हम दे रहे हैं। तो ये आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आप सेल्स कर रहे हो इसके लिए कि आप कर सकते हो बट दूसरे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही मूव ऑन हो कि ज्यादा कैपेसिटी लाके फिर मार्केट में माल बेच ना जाए। वो सिचुएशन पे हम नहीं खड़ा रहना है। हमें ये सिचुएशन पे खड़ा रहना है कि क्लाइंट हमसे मांगे और हम बोले कि हाँ देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास स्कैरसिटी है। तो ऐसा नहीं करना कि 1000 कैरेट डायमंड हाथ में लेकर फिर हम बेचने जा रहे हैं। नहीं, मेरे पास 500 ही है, उसकी रिक्वायरमेंट 1000 है, तो एक कॉन्फिडेंट रहेगा बेचने में। तो वी वांट टू बी बिहाइंड द मार्केट फॉर द डिमांड, और बाकी सब मार्केट से करके, ताकि पता चले मार्केट भी कैसे मूव हो रहा है। सही है। अगर खुद का ही आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, पता नहीं चल मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट से भी परचेस करो, खुद का भी प्रोडक्ट करो और बेचो। इतना कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर में सीबीडी का कि कम होगा? ऐसे स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं कि जहां हम सोच रहे हैं कि ये स्टेबल हो सकता है। ओके, लास्ट 1 साल की बात करें, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ 1 साल से वो स्टेबल है, हाँ, विच मीन्स कि वो एक ऐसी मार्जिन लेवल पे पहुंच चुका है कि अभी इससे डाउन नहीं हो पाएगा। करेक्ट। फॉर एग्जांपल अभी जो प्राइस चल रहा है उससे अगर डाउन हुआ तो मैं डायमंड ग्रो ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो वायबल ही नहीं रहेगा। वायबल। तो अभी ये पॉइंट पे है कि हर एक को, हाँ, एक हेल्दी मार्जिन है सबके पास, जो भी 10-15%, 20% होनी चाहिए हर एक डिवीजन पे। तो वो लेवल पे बिजनेस हो पहुंच चुका है, इसीलिए अभी वो बूमिंग हो रहा है। बट आप कह रहे हो कि मैं ग्रो ही नहीं करूंगा, बट आपका जैसा माइंडसेट दूसरे का थोड़ी ना होगा। वो बोलेगा कि चलो मैं ग्रो करता हूँ, अच्छा है वो नहीं कर रहा। सर्वाइव ही नहीं होगा। राइट। द पेबैक पीरियड फॉर दैट इन्वेस्टमेंट गोज लॉन्गर। क्या रहता है पेमेंट पीरियड? नहीं, द पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड, सो पेबैक पीरियड फॉर लैब ग्रोन इज, अगर वो 3 साल में पेबैक हो रहा है देन यू फाइंड इट इज अ गुड बिजनेस, राइट। तो अगर प्राइस ड्रॉप हो रहा है और वो पेबैक अगर 6 साल हो रहा है तो मेरे पास और काफी ऑप्शन है काम करने के लिए। तो वो हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि अगर प्राइस ज्यादा कम होगी तो लोग ग्रो नहीं करेंगे। करेक्ट। इसलिए ये स्टेबल दिख रहा है। राजेश भाई, which countries are your biggest export markets right now? Export right now, US is our biggest market. So as I said, 60% of our goods going to US market, rest around the world, and we are just starting in India. आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है फ्रॉम फैक्ट्री टिल कस्टमर? All the growing is done in Surat. ठीक है। Cutting and polishing is also done in Surat. ठीक है। Once the diamond gets ready, हम उसको मुंबई सिप्स करके जो अंधेरी में, we send it to that factory. ठीक है। वो फैक्ट्री में पूरा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। एंड दैट गुड्स गोज डायरेक्टली टू द न्यूयॉर्क ऑफिस, ओके। और फिर वहां से हर एक कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू न्यूयॉर्क इज बाय एयर। ठीक है। किसना डायमंड के ब्रांड एम्बेसडर है शाहिद कपूर और मीरा कपूर। करेक्ट। ये चॉइस क्यों है? हम देखते थे कि अगर किसना नाम है
जो ऑफ कोर्स रिलीजियस नेम है, जो एक भगवान के साथ जुड़ा है, और हम जो फैमिली से जुड़े हैं, तो काइंड ऑफ अ जॉइंट फैमिली, कपल। हम लोग सिंगल फेस नहीं लाना चाहते थे, हम चाहते थे कि कपल फेस ले, जिनका रेपुटेशन, नाम ऐसा हो कि चलो हाँ, लोग उसको एज अ कपल देखे, स्वीट कपल देखे, उससे मोटिवेट हुए, और उनको देखकर हाँ, कृष्णा डायमंड ज्वेलरी हम परचेस करें या बाय करें। तो वो कृष्णा के साथ एक हुआ, पर्सनलाइज्ड टच हमको चाहिए था, जो कृष्णा के नाम के साथ और वो कपल के साथ अटैच्ड हो। नेक्स्ट एम्बेसडर्स कौन है आपके दिमाग में? डायरेक्ट आई एम नॉट द वन हु टेक द फाइनल कॉल, बट स्टिल आपकी क्या इच्छा है कि नेक्स्ट ये होने चाहिए? आप खुद, आप और आपकी वाइफ? मैं तो चाहूँ तो यूएस से कोई सेलिब्रिटी लाऊं, ओके, पर नहीं, दैट इज नॉट द राइट वे। उसकी एक चॉइस है जो अलग अलग डिवीजन कर पाए, पर आई हैव नो ऑप्शन राइट नाउ। ओके, अगर मैं कुछ बोल दूं और कल हम वो ले तो अलग चीज है। ठीक है। लुकिंग अबाउट जिस तरीके से ये दुनिया आगे बढ़ रही है और स्पीड से बढ़ रही है, आप लोग का एक एडवांसमेंट सोलर रहा है, उसके अलावा ऐसा क्या एक टेक्नोलॉजी है जो आ सकती है? करेक्ट। सो जब हम लैब ग्रोन डायमंड में हमने काम किया, तब पता चला कि लैब ग्रोन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में जो चिप्स बनती है, जो भी सेल फोन में या हर जगह जो लगती है, या तो जीपीयूज बनते हैं डेटा सेंटर के, ये सभी के अंदर लैब ग्रोन लग सकता है। तो हमने एक डिवीजन अलग स्टार्ट किया है, हु इज डूइंग रिसर्च ऑन सेमीकंडक्टर। ठीक है। जो एक ऐसी डायमंड की थिन लेयर ऑफ वेफर बनाएगी जो हर एक जीपीयूज और इसमें यूज होगी, और जो डेटा सेंटर में यूज होगा। तो एक अलग फ्यूचर हमें दिख रहा है राइट नाउ। उसका इम्पोर्टेंस क्या रहेगा? अगर हम राइट नाउ टेक्निकल टर्म में बात करें, तो सिलिकॉन के ऊपर ये सारी चीज लोग बना रहे हैं। ठीक है। चिप्स, जीपीयूज जो भी है, उस सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा डायमंड। ठीक है। अगर डायमंड रिप्लेस हो गया तो वो गर्म नहीं होगा, क्योंकि जो भी लैब ग्रोन डायमंड या सीवीडी डायमंड है, वो हीट का उनका अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी है, तो वो गर्म नहीं होगा। गर्म नहीं हुआ विच मीन्स को एनर्जी यूज नहीं ज्यादा करेगा, और वो जो भी डेटा उसमें प्रोसेस हो रहा है वो 300 टाइम्स 200 टाइम्स ज्यादा डेटा प्रोसेस होगा। वाओ। तो अभी जैसे यूएस में तो लोग काम कर ही रहे हैं, चाइना में भी कर रहे हैं, चाइना में भी वो लोग वर्क कर रहे हैं। तो अगर ये बूम आ गया इंडस्ट्री में, तो जो भी लैब ग्रोन के डायमंड के मशीन्स यहाँ चल रहे, ग्रोइंग मशीन्स, वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे सेमीकंडक्टर में। तो क्या ये करंट मशीन्स ही कन्वर्ट हो सकते हैं कि इसको हटा के नया मशीन लाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर नया लाना है तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। नहीं, या हम ऐसे चाहते हैं कि हमने अभी जो भी मशीन डेवलप किया है, ऐसे ही डेवलप किया है कि ये सेमीकंडक्टर के लिए भी यूज हो पाए। ठीक है। सो दैट यू डिड नॉट हैज टू डू एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट टू गो इनटू डिफरेंट मार्केट। तो राइट अगर से चल, अभी फॉर एग्जांपल 500 या 1500 मशीन्स चल रहे हैं, तो उसमें से हम डाइवर्ट कर सकते हैं कि चलो 500 मशीन्स हमने सेमीकंडक्टर के लिए डाइवर्ट किया। तो वो दोनों इंडस्ट्री को हम अभी एक साथ देख रहे हैं। एआई के बारे में बात करता हूँ। यस। कितना यूज करते हो दिन में एआई, चैट जीपीटी? हाईएस्ट यूज होता है अभी एआई हमारे में। खुद नहीं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में भी हम एआई यूज करते हैं। कैसे यूज करते हो? मेरा क्वेश्चन ही वो था। करेक्ट। कैसे यूज करते हो? तो जो भी प्लानर्स हैं, जब मैं उनको रॉ मटेरियल रफ दे रहा हूँ, तो रफ के अंदर कौन सा डायमंड हमें बिठाना है, जिसकी हाईएस्ट यील्ड आ सकती है, जिसकी हाईएस्ट प्राइस हो सकती है, और ज्वेलरी में लग सकता है, ये सारे डेटा कंप्यूटर में, सर्वर में हमने डाल दिया है। ठीक है। जैसे ही वो मैपिंग होता है डायमंड 360 डिग्री से, कंप्यूटर का सर्वर एंड देन एआई, दे बोथ गेट टुगेदर और एक मैपिंग करके हमें एक प्लान देता है। वाओ। तो ये आपका खुद का एआई है कि ये थर्ड पार्टी? मॉडिफिकेशन हमारा है। ओके। सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है। पर जो डेटा हमने इनपुट किया है वो हमारा डेटा से। ठीक तो है। डेटा को लेकर, जैसे एआई डेटा जी है, हाँ, सॉफ्टवेयर तो अवेलेबल है, तो सॉफ्टवेयर से लेके हम लोग वो प्लान कर पा रहे हैं। तो ये कितने लोग नहीं कर रहे हैं और कितने लोग को ये करना चाहिए, और इसका इम्पोर्टेंस क्या हो रहा है? मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में जो लेवल पे हम पहुंचे, शायद कोई नहीं कर रहा होगा। ठीक है। कोई नहीं कर रहा होगा, पर इन फ्यूचर लोग करेंगे, क्योंकि जो स्पीड पे इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ईयर ऑन ईयर डबल ग्रोथ हो रहा है, तो कल जाके अगर मुझे और 2000 लोग चाहिए तो मुझे नहीं मिलेंगे और ओवर द नाइट। तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा यूजिंग द टेक्नोलॉजी, कि मैं वही 2000 का काम 1000 में कैसे कर पाऊँ। तो आपने रिन्यूएबल सोर्सेज डाल दिया, सोलर डाल दिया, टेक्नोलॉजी हमने यूज टेक्नोलॉजी डाल दी, चिप डाल दी, अभी एक नया एआई डाल दिया। करेक्ट।
और अभी और भी है, बताता हूँ। तो ज्वेलरी में हम लोग जो भी मोल्डिंग होता है, ज्वेलरी का जो मोल्ड हम क्रिएट करते हैं, हाँ वो अभी मशीन से हो रहा है। ओके, तो पहले ये हैंडमेड होता था। पहले हैंडमेड होता था, 10 जन की टीम लगती थी। हाँ। अभी मैं तो तो सॉफ्टवेयर, क्या ये सब चीज से बहुत लोग की नौकरी नहीं जाएगी? मार्केट ही बूम हो रहा है कि मुझे नौकरी तो और देनी है। राइट। तो जैसे मैंने 0 से स्टार्ट किया है। हाँ जी। हम लोग 3 जन थे फैक्ट्री में, जिन्होंने लैब ग्रोन हमने स्टार्ट किया। 4 जन ऐसे तो तब जाके कोई नहीं था। तो फिर 2019 में आज वही कंपनी कंबाइन ज्वेलरी 4500 लोगों को काम कर दे रही है, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग ऑल द टेक्नोलॉजी। लोग तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब मैं डायमंड, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि काम इतना बढ़ रहा है कि लोग भी बढ़ेंगे, बट एट द सेम टाइम लोग बढ़ेंगे तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी बढ़नी चाहिए, तब जाके वो लोग काम करें। यस, वरना तो इतने लोग नहीं मिलेंगे जितना मार्केट आगे बढ़ रहा है। करेक्ट। तो एडवांस, क्या आपको लगता है चाइना इंडिया को ओवरटेक कर देगा डायमंड बिजनेस में? अगर करेगा तो कितने साल लगेंगे? करना तो नहीं चाहिए। मुझे तो इम्पॉसिबल दिख रहा है कि चाइना ओवरटेक कर पाए इंडिया को, क्योंकि उन्होंने, बिकॉज चाइना इज अहेड इन एआई एंड इंडस्ट्री। करेक्ट, बट जो एज आई सेड द स्किल सेट Right. और द इकोसिस्टम दैट व्हाट हैज बीन डेवलप्ड हियर इन सूरत, वो चाइना में नहीं है या इंडिया में। क्या ऐसा नियर फ्यूचर में ऐसा टाइम आ सकता है वर्ल्ड में कि जो कट पॉलिश सब कुछ हो रहा है वो सब मशीन करे, लेबर का जरूरत ही नहीं? 100% आना मुश्किल है। एंड ऐसा है कि उसमें मैन पावर तो चाहिए टू ऑपरेट द मशीन। ओके। करेक्ट। एंड एंड में जो नहीं, मैं क्योंकि सवाल ये है क्योंकि सूरत में अगर वर्ल्ड का 90% कट पॉलिश होता है तो बहुत रोजगार है, बहुत एम्प्लॉयज का नौकरी जाने की बात है। तो कितने साल में आपको ऐसा लगता है कि ऐसे मशीन्स डेवलप हो जाएंगे कि एम्प्लॉय के, इट वोंट बी एन एम्प्लॉय ड्रिवन वर्क बट इट विल बी अ मशीन ड्रिवन वर्क? Correct. By seeing the AI, by seeing the automation, we might see in the next 10 years. But in near future, I'm not seeing that it's gonna replace the manpower with machine. 100% manpower तो चाहिए ही, क्योंकि आखिर में ऑपरेट तो वही करेंगे, राइट? और जो ब्यूटी, जो शाइनिंग डायमंड को चाहिए, वो मैन पावर ही कर पा रहे हैं। उनको रियल ऑन द व्हील पॉलिश करना है, जो शाइनिंग लाने में, वो शाइनिंग नहीं आ पा रही है। हम भी ट्राई कर रहे हैं कि वो शाइनिंग मशीन कैसे ला पाए, पर नहीं आ रही है वो। दैट इज द फैक्ट। ऐसा क्या एक डर है जो आपको आपके काका साहब भाई से लगता है कि ये करूंगा तो भाई मेरे को तो लग जाएगी, गलती भी नहीं होनी चाहिए छोटी सी, वो ऐसा क्या डर है? अंकल ने तो फ्रीडम इतना दिया है हमें, कि डर क्या हो सकता है? बट फिर भी एक ऐसा गलती नहीं करनी, ये गलती। एक गलती हो सकती है कि हाँ, उन्होंने कुछ बोला और मैंने नहीं माना। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बोला रहता है कि ये कंपनी या ये लोगों के साथ काम नहीं करना है, और मैंने अपने हिसाब से कुछ डिसीजन लेकर वहाँ वो डायरेक्शन में मैं चला गया, तो दैट कैन बी अ वेरी बिग रॉन्ग मूव। तो वो हिसाब से वो कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रीडम है विद फ्यू। आप लोग बहुत सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स जाते हो, बहुत सोशल ब्यूटीफुल थिंग्स कर रहे हो सोसाइटी के लिए। ऐसा एक चीज क्या है जो अभी तक अनटैप्ड है आप लोग के फैमिली के तरफ से, बट आप करने का सोच रहे हो? Based on the sustainability you're talking about? Like आप रिवर ponds बना रहे हो, आजकल सोलर्स में इतना काम कर रहे हो, तो ऐसा एक क्या अनटैप मार्केट है जो आपका नियर फ्यूचर आपका प्लान? दुलकिया फाउंडेशन करके हमने एक कंपनी या फाउंडेशन ही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो सब्जी अंकल चलाते हैं। उसके अंदर अभी हम लेक्स बना रहे हैं, ट्री प्लांट कर रहे हैं। पर अंकल का ये ड्रीम है कि उनको रिवर्स भी बनाना है। हाँ, कि भाई चलो लेक्स बनाया तो 200-300 एकड़ का, पर रिवर कैसे बनाए? तो 2 रिवर पे ऑलरेडी हम गुजरात में काम कर रहे हैं विद गवर्नमेंट के सपोर्ट से। वो हम इंडिया लेवल पे वो करना चाहते हैं। तो चाहते हैं कि लोग पानी के बारे में सोचे या रिवर के बारे में सोचे या लेक, सब्जी अंकल का नाम आना चाहिए कि इनको अब बोल दो, हो जाएगा। तो वो एक हम सूरत से हटके या गुजरात से हटके एक इंडिया लेवल पे और फिर वर्ल्ड लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं। आपका 5 साल का नेक्स्ट प्लान क्या है? एज अ बिजनेस? यस, एज अ बिजनेस। डेफिनेटली एक्सपेंशन चल रहा है कंपनी में काफी, सो वी आर ट्रिपलिंग आवर कैपेसिटी। ओके। क्योंकि मार्केट इतना फास्ट मूव हो रहा है। ज्वेलरी में हम नई ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं। तो अभी हम देखने जाए तो हमारी कंपनी ऐसे वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, राइट अवे फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ डायमंड टिल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग। अभी उसको हम और एक आगे पॉइंट पे लेकर जा रहे हैं, जो हम ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। राइट।
तो आने वाले सालों में हमारा 100% ज़्यादा फोकस रहेगा टू क्रिएट अ ज्वेलरी ब्रांड इन इंडिया एंड इंटरनेशनल। काका तो पद्मश्री मिल चुके हैं, यस। आपको कब मिलने का विचार है? ऐसा क्या एक काम दिमाग में सोच के रखा है कि मेरे को इससे पद्मश्री मिलेगा और मेरे को ये करना है? माइंड में ऐसा मुझे है कि पद्मश्री मिलना तो बिजनेस से तो नहीं मिलेगा। हाँ, ऑफ कोर्स। एक बार मैं बिजनेस से हट गया, एक अच्छा बिजनेस, जैसे सौजी अंकल ने एक एम्पायर क्रिएट किया, मैं अपने बच्चों के लिए वो एम्पायर क्रिएट करूंगा, फिर जाके मुझे ऐसा कुछ सोच आएगी कि पद्मश्री के डायरेक्शन में मैं कुछ काम करूं। व्हाट इज दैट वन एडवाइस लाइफ में मिली ओके। और आपने बोला यार दिस इज एन आई ओपनर? क्या वो एक एडवाइस है विच चेंज्ड योर लाइफ? एक एडवाइस ऐसी थी, ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने दी थी, कि अपने आसपास ऐसे ही लोग रखना जो आपको प्रगति में काम लगे। ऐसे लोग मत रखना जो नेगेटिव बोले। राइट। तो जब भी मैं फ्रेंड्स सिलेक्ट करता हूँ या किसी के साथ रहता हूँ तो यही सोचता हूँ कि उसके थॉट प्रोसेस क्या है। अगर मैं कोई एक आइडिया बोल रहा हूँ तो उसका वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि नेगेटिव रिस्पॉन्स है। तो अपने सराउंडिंग अगर अच्छे लोग रखेंगे तो आपको काम आएंगे, और मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, तो जब भी अच्छे लोग साथ में, काम अच्छा हुआ है। बिलियनर माइंडसेट। Yes, बोल सकते हैं इसको। It was amazing having you, राजेश भाई। Thank कैसा you. रहा आपका एक्सपीरियंस नहीं, पॉडकास्ट को लेकर? first of all, thank you for inviting me, and I'm very proud to say that this is my first podcast, I'm proud to have you and this is the first as that your first podcast. Perfect. Let's see how far it goes. Thank Thank you you so very much. much. Thank you very Thank much you. from my heart. चलो।